उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मकबरे में बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें 10 नामजद आरोपी और 150 अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं। कल फतेहपुर के मकबरे में जमकर बवाल हुआ। हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने हुए मकबरे में जमा हो गए। वहां पर तोड़फोड़ कर दी। मकबरे में भगवा झंडा तक लहरा दिया गया। मकबरे के अंदर पूजा की कोशिश की गई। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंच गए। फिर दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ। बाद में जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों पर भी पथराव किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मकबरे में पहले से ही पुलिस तैनात थी, लेकिन वो पूरे बवाल के दौरान तमाशबीन बनी हुई नजर आई। बाद में कई थानों से पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया। इसके बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मकबरे में पीएससी की 3 कंपनियों को तैनात कर दिया है। 6 जिलों से फोर्स बुलाई गई है। सीनियर पुलिस अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। कल सुबह फतेहपुर के मकबरे में बवाल हुआ था और शाम होते होते पुलिस का डंडा आरोपियों पर चलना शुरू हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से लेकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने तक की धाराएं लगाई गई है। पुलिस ने जिन 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, उनमें धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल, अभिषेक शुक्ला बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जबकि अजय सिंह जिला पंचायत का सदस्य है। आरोपियों में देवनाथ धाकड़, पुष्पराज पटेल, ऋत्विक पाल, प्रसून तिवारी, विनय तिवारी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जबकि पप्पू चौहान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। फतेहपुर के एसपी के मुताबिक अब हालात पूरी तरह से काबू में हैं। देखिए, जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को पहचान करके उन लोगों के खिलाफ एक एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। जो 10 लोग इसमें नेम्ड हैं और 150 लोग करीब इसमें अज्ञात हैं। वीडियो फुटेज के माध्यम से उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी जिलाध्यक्ष की तरफ से चूंकि कॉल लिया गया था, क्या प्रशासन को जो जानकारी उन्होंने दिया था और यहाँ का जो एक्शन था, इसमें क्या डिफरेंस ज्यादा हो गया? देखिए, उन लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से अपनी यहाँ पे कार्यक्रम करने की बात कही गई थी, लेकिन जब वो लोग बैरिकेटिंग तोड़ने लग गए, जो कि हम लोगों के द्वारा लगाया गया था पूर्वानुमान करके, तब फोर्स का इस्तेमाल करके उनको पीछे किया गया और उनको यहाँ से बाहर किया गया। अभी इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। फोर्स यहाँ पे तैनात है और सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। क्या एंटिसिपेशन करने में पुलिस से थोड़ा चूक हुई सर? देखिए, हम लोगों की जो फोर्स जो है वहाँ सर्किट हाउस पे भी लगी थी, वहीं यहाँ पे उनके द्वारा जब उधर से यहाँ चले तो फिर हमने उनके रास्तों में कई जगहों पे रोकने का प्रयास किया। उसी क्रम में कुछ लोग साइड से निकल के यहाँ तक आने में सफल हो गए। जो लोग मुकदमा सर दर्ज हो रहा है, क्या उसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने इस कॉल को आह्वान किया था? हम लोग उनका नाम इसमें डाल रहे हैं और अभी आप लोगों को एफआईआर की डिटेल जो है शेयर कर दी जाएगी। सवाल ले लेता हूँ सर, क्या जो बीघा भूमि है, 10 बीघा की भूमि है, क्या लगता है वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक विवाद के पीछे वजह हो सकती है कि दिख तो मकबरा सामने रहा है लेकिन असल वजह कुछ और है? देखिए, इसमें जो है राजस्व अभिलेखों के आधार पर जो है देखा जाएगा और जो चीज निकल के आएगी उसी के हिसाब से अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि आखिर फतेहपुर में यह बवाल हुआ क्यों? इसकी वजह जानने भी बहुत जरूरी है। दरअसल हिंदू संगठन कल नवाब अबू समद मकबरे में पूजा करने के लिए पहुंचा। उनका कहना यह था कि यह प्राचीन शिव और कृष्ण का मंदिर है, जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया। मुस्लिम समुदाय के इस दावे को खारिज करते हैं। मुस्लिम समुदाय के मुताबिक ये मकबरा करीब 500 साल पुराना है और सरकारी रिकॉर्ड में भी यह दर्ज है। लेकिन हिंदू समुदाय का दावा यह है कि इस मकबरे की दीवारों पर त्रिशूल और कमल के फूल के निशान अंकित है, जो इसके हिंदू मंदिर होने की निशानी है। पूरा बवाल फतेहपुर बीजेपी अध्यक्ष मुखलाल पाल के ऐलान के बाद शुरू हुआ। मुखलाल पाल ने ही 11 अगस्त को मकबरे में पूजा पाठ का ऐलान किया था, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके लिए मुखपाल पाल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुखपाल का कहना यह है कि प्रशासन एक वर्ग विशेष की मदद कर रहा था। बिल्कुल लापरवाही थी और एक वर्ग विशेष के लोगों से वह लोग मिले थे। और एक मैं गंभीर आरोप जो लगा रहा हूं, ये सनातनियों का जो आक्रोश फूटा है, जन आक्रोश, वो है यह सब कार्यक्रम जो चल रहा था इन मीटिंगों की दौर, जब यह हो गया था कि सभी लोगों को कल एकत्रित होना था, तो जो मजार में चादरें थी वो नई वहां कैसे बिछ गई? जब पुलिस प्रशासन लगी थी तो वो नई चादरें कैसे? इससे संदेह होता है कि एक वर्ग विशेष लोगों को लोग सांठगांठ किए। तो जिला प्रशासन वर्ग विशेष लोगों को सांठगांठ कर रहा था? बिल्कुल नहीं, नई चादर उस पर कैसे चढ़ा गई?
एक चादर दूसरी है, पहले के फोटो हैं, वीडियोज हैं। दोबारा सुबह कैसे चादरें बदल गई जब प्रशासन के हाथ में अंदर वहां था। तो फतेहपुर में इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो पुलिस और प्रशासन को भी नहीं थी। करीब 2000 लोग मकबरे में जमा हो गए, जमकर बवाल होने लगा। मकबरे के अंदर पूजा की कोशिश तक हो गई, भगवा झंडा लहरा दिया गया, मकबरे में तोड़फोड़ हुई, मजार को नुकसान भी पहुंचाया गया और सारा तमाशा पुलिस के सामने होता रहा। पुलिस पहले से वहां पर मौजूद थी, लेकिन उपद्रवियों के सामने बेबस दिखाई दी। उपद्रवियों की संख्या बड़ी थी। मुस्लिम समुदाय आरोप ये लगा रहा है कि फतेहपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही ये पूरा बवाल कराया है। कुछ भाजपा के नेता हैं जिनकी अध्यक्षता जाने वाली है, बिल्कुल मैं सही बात आपको बता रहा हूँ, जिनकी अध्यक्षता जाने वाली है और कुछ लोगों की चली भी गई। और दूसरी चीज़, ये मकबरे के पीछे ईदगाह है और इसमें पूरे में तकरीबन 10 से 11 बीघे की ज़मीन है। तो पहला डर तो उनको इस बात का है कि वो इस हिंसा को भड़काकर हिंदुओं को अपने सपोर्ट में करके वो अपनी अध्यक्षता को बरकरार कर लेंगे। और ये भी वो लोग हैं जिनके ऊपर 50-60 लाख की चोरी का इल्ज़ाम लगा है, जिनके ऊपर 50-60 लाख की चोरी का इल्ज़ाम लगा है। उन लोगों ने कुछ लड़कों को पकड़ा, उनको दारू पिलाया, उनको पैसा दिया और इस खतरनाक काम को करने के लिए यहाँ लेकर आए। असल वजह इसकी ये है कि उनकी अध्यक्षता जा रही थी, वो अपनी अध्यक्षता बचाने के लिए इतने बड़े खराब काम को उन लोगों ने अंजाम दे दिया। अब इस पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जब बीजेपी और संघ की पोल खुलती है तो वो सामाजिक माहौल बिगाड़ने में जुट जाते हैं, लेकिन जनता बीजेपी की इस चाल को समझ गई है। इधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कुछ लोगों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की है। ओवैसी ने पूछा कि क्या योगी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस पर जुड़ गई हैं। ये बड़ा धर्म संकट जो खड़ा हुआ है, क्या फतेहपुर एक और संभल बनने के लिए तैयार है? बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली है मीनाक्षी, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो भी दोषी होगा, जिसकी भी गलती होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब कल सरकार ने करीब 160 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है, तो उसमें जो एफआईआर हुई है उसमें दूसरे पक्ष को आरोप है कि जो मुख्य आरोपी था उसका नाम नहीं है। लेकिन सरकार, जो पुलिस है वहाँ पर, वो कह रही है पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो फुटेज सामने, जो वीडियो सामने आए हैं उनको देखा जा रहा है और उससे पहचान करने की कोशिश की जा रही है और कोई भी, जिसने भी ये काम किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब जाहिर है कि पॉलिटिक्स तो इस पे हो ही रही है, सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लेकिन लखनऊ में क्योंकि विधानसभा चल रही है और कल जब ये हुआ था तब विधानसभा स्थगित हो गई थी, तो आज ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से विधानसभा में उठाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। दमदार 10 में अब बात होगी वोट चोरी और बिहार में हो रही एफआईआर पर मचे हुए सियासी संग्राम की। वोट चोरी और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर देश की सियासत गरमाई हुई है। संसद से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट चल रहा है। आज इसे लेकर एक बार फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां आज एक बार फिर संसद में बिहार में एफआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर सकते हैं। इससे पहले कल राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 300 सांसदों ने प्रोटेस्ट किया था। हालांकि प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद कल रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर पार्टी आयोजित की थी। इसमें अखिलेश यादव से लेकर इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद शामिल हुए थे। माना यह जा रहा है कि बैठक में वोट चोरी और बिहार एफआईआर को लेकर रणनीति पर चर्चा भी हुई। तो वहीं आज बिहार एफआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार में वोटर लिस्ट में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दायर कर दिया है। इस बीच राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया है। इसमें राहुल गांधी का दावा गलत निकला। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एक बार फिर दावों पर शपथ पत्र देने की मांग की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों का फैक्ट चेक किया। इसमें राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे फेक साबित हुए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि शकुन रानी नामक महिला ने 2 बार मतदान किया है। चुनाव आयोग ने इस दावे को गलत और फेक बताया। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो फैक्ट चेक किया उसमें बताया गया कि राहुल गांधी की ओर से प्रेजेंटेशन दिखाए गए, टिक मार्क ईसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है
और शकुन रानी ने भी बयान दिया है कि उन्होंने केवल एक बार ही मतदान किया है, ना कि 2 बार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों, जो फर्जी पते, थोक पंजीकरण और एक ही एपिक नंबर का इस्तेमाल करके कई वोट डाले जाने की वजह से 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए। और इस दौरान उन्होंने एक मतदाता शकुन रानी के कथित तौर पर 2 बार वोट डालने का भी उदाहरण दिया। इसका फैक्ट चेक चुनाव आयोग ने किया और बताया कि शकुन रानी खुद कबूल कर रही हैं कि उन्होंने 2 बार नहीं बल्कि 1 बार वोट डाला। राहुल गांधी से शपथ पत्र के साथ सबूत देने की मांग की। अब ये तमाम बातें, एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का फैक्ट चेक है। किसके दावों में कितना दम है, ये जनता डिसाइड करे। कर्नाटक ही नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर आरोपों का ब्यौरा और सबूत शपथ पत्र के साथ देने के लिए कहा, ताकि जांच शुरू की जा सके। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जो लेटर भेजा है उसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी सभी सबूतों को संकलित करें और आरोपों की आधिकारिक जांच शुरू करने में अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए पंजीकरण नियमावली 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। यानी कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग उसका डेटा शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के साथ मांग रहा है, जिससे कि जो डेटा उन्होंने दिया है वो ऑथेंटिक हो और कल राहुल गांधी से मुकर ना जाए। चुनाव आयोग के शपथ पत्र की मांग पर राहुल गांधी का कहना यह है कि वो शपथ पत्र पर दस्तखत क्यों करें। राहुल गांधी का कहना है कि यह डेटा उनका नहीं बल्कि चुनाव आयोग का है। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। अब वोट चोरी पर चुनाव आयोग और राहुल गांधी भले ही आमने सामने की तकरार में हो और राहुल गांधी चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को घेर रही हो, लेकिन राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में भी घेर रहे हैं। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप पर कर्नाटक के ही एक मंत्री ने सवाल उठाया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सिद्धारमैया कैबिनेट से उन्हें हटा दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद पद छोड़ने के लिए कहा था। दरअसल रविवार को राजन्ना ने कहा था कि मतदाता सूची तब बनाई गई थी जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली? अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई तो आज शिकायत करने का औचित्य क्या है? इसके बाद ही राजन्ना को मंत्री पद से हटा दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं राजन्ना ने उस दिन क्या कहा था। ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ನಡೆದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಕರೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವೆಲ್ಲ? ನಾವು ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 100% ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡಪ್ಪ? ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದೇಪುರದಲ್ಲಂತೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜ. ಒಬ್ಬಳೇನೆ 3 ಕಡೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 3 ಬೂತಲ್ಲೂ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು 20, 10, 15 ಇರೋ ರೂಮಲ್ಲಿ 60 ಜನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. अब राजन्ना कोई बात गलत तो कह नहीं रहे थे, लेकिन सही बात कहने की सजा उन्हें उठानी पड़ी। वोट चोरी पर राजन्ना ने राहुल गांधी को आईना दिखाया तो उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट जब बनाई गई थी उस वक्त कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार थी।
वोटर लिस्ट भले ही चुनाव आयोग तैयार कराता है, लेकिन सारे सरकारी कर्मचारी तो राज्य सरकार के ही होते हैं। अब इस्तीफे के बाद राजन्ना ने कहा है कि उन्हें मंत्री पद से हटाने का फैसला हाईकमान का है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो अभियान चला रही हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और दिल्ली जाकर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया तो उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। तो वहीं वोट चोरी और बिहार एफआईआर के मुद्दे पर खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया। ये पार्टी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में दी गई थी, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक में शामिल कई दूसरी पार्टियों के सांसद भी इस डिनर पार्टी में शरीक हुए। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, शरद पवार, सुप्रिया सूले, पप्पू यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, कन्ही मोई, डोला सेन, महुआ मोइत्रा, संजय यादव, मीसा भारती और तिरुचि शिवा समेत अलग अलग दलों के कई सांसदों की मौजूदगी रही। तस्वीरें आपके सामने हैं। बात बिहार में एफआईआर की भी करेंगे, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हुई उसमें 65 लाख नाम काटे जाने पर विवाद है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने कोर्ट में जो याचिका डाली थी उसमें दावा किया गया था कि 65 लाख मतदाता बिना कारण प्रभावित हो रहे हैं, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि एफआईआर का काम कानूनी तौर पर हो रहा है। अब अगली खबर दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई, जिनके खिलाफ सुप्रीम ऑर्डर आया तो हंगामा मच गया। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आए। खुद मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सवाल उठाए। मेनका गांधी ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है, यह सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे दें। आवारा कुत्तों पर एक्शन के खिलाफ भारी नाराजगी है। दिल्ली के इंडिया गेट पर एनिमल एक्टिविस्ट को प्रदर्शन से रोक दिया गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर ले गई अपने साथ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नाराज कुछ लोग कर्तव्य पथ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। डॉग बाइट्स की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए सर्वोच्च अदालत ने एक आदेश पारित किया और आवारा कुत्तों पर सख्ती दिखाते हुए 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें शेल्टर होम्स में डालने का आदेश दिल्ली सरकार, एमसीटी और एनडीएमसी को दिया है। इसके बाद एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि ये दुनिया जानवरों के लिए भी है। ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे, ये लोग सबको उठा के जेल में डाल रहे हैं। हमारी यस, इसलिए बिकॉज आई डू नोबल वर्क ऑफ फीडिंग एनिमल्स, दैट्स माय मिस्टेक। जो आज सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि सारे स्टे डॉग्स को उठा दिया जाए, प्रोटेस्ट में आए हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको क्यों उठाया जाए, इसलिए आए हैं हम यहाँ। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, हमारे को उठा के ले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में और हम चाहते हैं कि उनकी रक्षा हो। यहाँ पे धक्के मार के हमको लेके आए हैं। We were just standing, doing nothing. तालिबान बन रहा है, तालिबान, we are in Taliban now. No democracy. हम सिर्फ चाहते हैं प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, इन बच्चों को कंपैशन के साथ बचाया जाए। ये भी भगवान की देन है, ये प्लेनेट उनका है, ये देश उनका है, ये धरती उनकी है, नरम घास उनकी है, मिट्टी उनकी है, पेड़ों की छाया भी उनकी है, सब कुछ हमारे लिए नहीं है। हम वहाँ चुपचाप खड़े थे, हमें बोला आप यहाँ क्यों खड़े हो, किसकी वेट कर रहे हो। हमने बोला ऐसे ही खड़े, ऐसे नहीं खड़े हो ना, और धक्के मार के हमको अंदर जानवरों की तरह धक्के मार के अंदर भेजा है। जय हिंद, लेके जाइए, ले जाइए, हम वापस आ जाएंगे। आप बार करिए, हम भी आवारा कुत्तों की तरह आ जाएंगे।
आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों से डॉग बाइट्स की बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। आवारा कुत्तों के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है। पिछले महीने ही एक ऐसी तस्वीर इंदौर से आई थी जब परीक्षा देने जा रही छात्रा पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था। लड़की की सहेली ऐन मौके पर पहुंच गई, जिसने कुत्तों को पत्थर मारकर वहां से भगाया था। इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन इलाके में 4 कुत्तों ने एग्जाम देने जा रही एक छात्रा पर अटैक किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं पर सख्ती दिखाई है और सोमवार को बड़ा आदेश पारित करते हुए दिल्ली सरकार को 8 हफ्ते का समय दिया है ताकि आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जा सके। देश भर से आ रहे आवारा कुत्तों की आतंकी घटनाओं पर एपेक्स कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ा आदेश सुनाया। कहा कि दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को फौरन हटाया जाए। आम जनता की सुरक्षा सबसे अहम है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते टारगेट करते हैं। अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया या बाधा डालने की कोशिश की तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आवारा कुत्तों को फौरन शेल्टर होम्स में डालने का आदेश सुनाया है। साथ ही कहा है कि इस काम में किसी की भावना आड़े नहीं आ सकती। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इम्प्रैक्टिकल बताया। उन्होंने कहा कि 5000 शेल्टर होम्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस ऑर्डर को जमीन पर उतारना लगभग नामुमकिन होगा। मेनका गांधी ने कहा कि 8 हफ्ते में इतने सारे शेल्टर होम्स बनाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। आवारा कुत्तों को हटाएंगे तो फिर वो वापस आ जाएंगे। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे। बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। 1990 के नर्स सरला हत्याकांड को लेकर एसआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। यासीन मलिक के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 8 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग की 27 साल की कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट श्रीनगर के सौरा में शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में काम करती थी। 18 अप्रैल 1990 को हब्बा खातून के हॉस्टल से उनका अपहरण किया गया था और अगली सुबह सरला भट्ट का गोलियों से छलनी शव मिला था।